Hello dear students, I am Dinesh Kumar, Biomentor of Sigma Education. In this video we will discuss about a very important topic, that is aerobic respiration from the chapter respiration in plants. Okay, previous video में हमने देखा था anaerobic respiration, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे aerobic respiration. Anaerobic respiration में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी. एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम ही होगा कि इसमें क्या ऑक्सीजन की जरूरत होगी भाई. इसमें क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में कि इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक फूड है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है और बदले में हमें क्या देता है भाई, तो वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है. हम एनर्जी के पर्पस के लिए ही ये फूड को रेस्पिरेशन करवाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. फूड का एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वी हैव टू गेन एटीपी या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और एटीपी हमें क्यों चाहिए भाई? कोई भी सर्वाइवल के लिए एटीपी की जरूरत होती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि उस पर ऑक्सीजन के लिए कोई जगह नहीं है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया उस पर नहीं होता है. बट इन दिस केस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में और इसलिए इसमें क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 सब फेजेज होते हैं और वो सब फेजेस का नाम क्या है? दैट फर्स्ट फेज इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड फेज क्रेब्स साइकिल या टीसीएस साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द लास्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. है ना, लास्ट स्टेप क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इस वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. ये होता कहां पे है? ये साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में होता है. क्रेब्स साइकिल कहां पे होगा? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होता है? तो ये आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन of the mitochondria. And the last phase, that is oxidative phosphorylation, it takes place in the oxygome of the mitochondria. oxygome जो क्रिस्टा में प्रेजेंट होता है, जिसमें F1 F0 पार्टिकल होता है. हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है भाई? ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग आउट. ओके, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है, इट इज अ ग्रीक वर्ड. ग्लाइकोज का मतलब शुगर एंड लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन. इन दिस प्रोसेस क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट. ग्लाइकोज का मतलब ही ग्लूकोज होता है या शुगर होता है, अप टू फॉर्मेशन ऑफ 2 पायरुविक एसिड. किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, EMP पाथवे. क्यों कहते हैं EMP पाथवे? बिकॉज ऑफ द 3 साइंटिस्ट. 3 साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था. सबसे पहले 3 जर्मन साइंटिस्ट. द फर्स्ट वन इज गस्टर एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, और इसलिए इनका पहला लेटर यूज हुआ है EMP पाथवे. ओके, इन्होंने सबसे पहले देखा था इसको, इसलिए. ओके, नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग. जो स्टेप्स होता है ये 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो उन सारे स्टेप्स को देखेंगे. इट अकर्स इन द साइटोसॉल. हमने कहा ये साइटोसॉल में होता है या साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. ओके, एंड इट इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो यहाँ पे हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में देख लेते हैं, ये दोनों कॉमन होता है दोनों में. तो in this process glucose undergoes partial oxidation to form 2 molecule of pyruvic acid. हमने कहा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है. ओके, नेक्स्ट जो है ये 2 फेज में कंप्लीट होता है भाई. पहला फेज होता है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा फेज होता है पे ऑफ फेज. प्रिपरेटरी फेज में क्या होगा भाई? यहाँ पे प्रिपेयर होता है ग्लूकोज, या कह सकते हैं ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज होता है.
ग्लूकोज का एक्टिवेशन होता है या ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, जिसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और सेकेंड फेज जो होता है वो एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज होता है, जिसमें हमें एटीपी गेन होती है। पहला जो होगा वो प्रिपरेटरी फेज में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं या ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज कहते हैं। और नेक्स्ट फेज में हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गेनिंग फेज या पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेशन फेज। ओके, तो देखते हैं हम लोग ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो गए 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। पहला इसका कंपाउंड क्या हो गया भाई, ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होता है किस पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट होता है भाई। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट आ गया। तो ये फॉस्फेट आया कहां से, ये एटीपी यहाँ पे एक यूज हुआ, एटीपी टूट जाता है किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है कहां पे, कार्बन नंबर 6 ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपको पता होगा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है रिंग फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। दिस इज द 6 कार्बन कंपाउंड CH2OH। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ पे कार्बन नंबर 6 है, कार्बन नंबर 1 ये एनोमेरिक कार्बन हो गया। ओके, यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 6 है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे कार्बन नंबर 6 पे जुड़ जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका नाम क्या हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और इस कन्वर्शन में हेल्प करता है कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज या फॉस्फोराइलेज। हेक्सो का मतलब 6 होता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, या फॉस्फोराइलेज कहते हैं या ग्लूकोकाइनेज कहते हैं। ये यहाँ पे एटीपी को कन्वर्ट करते हैं एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, इसलिए फॉस्फोराइलेज का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इसके आइसोमर पे, फ्रक्टोज पे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आइसोमरेज। आइसोमराइजेशन होता है, आइसोमर्स किसको बोलते हैं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफर, इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड इज आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर्स हैं और ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किस पे, फ्रक्टोज में। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये कन्वर्ट इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज में एक ओपन चेन होता है बट फ्रक्टोज में 2 ओपन चेन होता है। ये आपका पाइरेनोज फॉर्म में है, फ्रक्टोज फ्यूरेनोज फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने के बाद इस पे एक और एटीपी जुड़ता है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 ओपन चेन हो जाएगा, इसमें 2 ओपन चेन हो जाएगा, सॉरी। इसमें 2 ओपन चेन होगा, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 पे होगा। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 जो होता है यहाँ पे आपका क्या हो गया, कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 1 हो गया और ये कार्बन नंबर 6 हो गया। तो इसमें 2 फॉस्फेट जुड़ जाएंगे यहाँ पे, एक कार्बन नंबर 1 पे तो है ही पहले फॉस्फेट और दूसरा ये आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे है ही, फिर एक और फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। किस पे कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। 2 यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भी एंजाइम कौन सा लगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, क्या हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज या फॉस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पर भी यूज हुआ। इसके बाद ये फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2,3 कार्बन कंपाउंड पे, दैट इज glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxy acetone phosphate with the help of the enzyme aldolase। इसमें हैमरिंग कहते हैं कि हैमरिंग होता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है और ये 2,3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है with the help of the enzyme aldolase। और ये भी एक दूसरे का क्या होता है, आइसोमर्स होता है, glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxy acetone phosphate, जो आपस में इंटरकन्वर्टेबल होता है with the help of the enzyme ट्रायोज आइसोमरेज। यहां पर भी आइसोमराइजेशन होता है और पहले ये जो है ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट आगे जाता है और बाद में
ये आपका कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस पे, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पे, और फिर आगे प्रोसेस होता है। इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। एक बार में पहले ये बन जाएगा एक पायरुविक एसिड, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, फिर दूसरा पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग इसका जो ये आपका क्या था, प्रिपरेटरी फेज था जिसमें एटीपी का खर्च हो रहा था, जिसमें इन्वेस्ट हो रहा था, ये इन्वेस्टमेंट फेज है। यहाँ पे 2 एटीपी हमने खर्च किया। नेक्स्ट होगा जिसमें हमें एटीपी का गेन होगा, यानी एटीपी बनेगा। नेक्स्ट फेज देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन फेज या फिर पे ऑफ फेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है भाई, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जा रहा है किस पे, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे एक और फॉस्फेट का क्या हुआ, एडिशन हो गया। तो ये यहाँ पे एटीपी से नहीं होता है, ये हम जो डाइट में लेते हैं वो डाइट से यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, और यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे एंजाइम हेल्प करता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, या सिंपली आप कह सकते हो डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज का एक और फंक्शन है कि यहाँ पे एक एनएडी को फैक्टर है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ये रिड्यूस्ड होता है NADH प्लस H प्लस में, NADH प्लस H प्लस में रिड्यूस होता है, और ये इन चेक फॉर्म में रहता है। ये जब लास्ट स्टेप होगा, लास्ट फेज होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो इसमें ये 3 ATP बर्थ करेगा, है ना। एक NAD कितना ATP देगा, 3 ATP देगा इन द लास्ट फेज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। यहाँ पे आपका जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हुआ, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ एसिड में, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ सबस्ट्रेट का, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे एंजाइम हेल्प कर रहा है डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे इससे हाइड्रोजन निकाल रहा है, डिहाइड्रोजिनेज हो गया, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप होगा, ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में या 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और हमें एक एटीपी दे दे रहा है। यहाँ पे एक फॉस्फेट जो है, एक फॉस्फेट क्या कर रहा है, एडीपी को जोड़ दिया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और हमें मिल जाता है एक एटीपी। यहाँ पे एक एटीपी बन गया। नेक्स्ट जो है ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे एटीपी जो बना, यहाँ पर भी हेल्प किया वही एंजाइम काइनेज या फिर फॉस्फोराइलेज आप कह सकते हो। यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज या फिर फॉस्फोराइलेज आप कह सकते हो, एंजाइम हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है ये, और ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट का क्या होता है, म्यूटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम म्यूटेज। म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि उसका पोजीशन चेंज करना, सडन चेंज होना, सडन बहुत ज्यादा चेंज होता है, उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे था, कार्बन नंबर 3 पे था, उस कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे ले आता है, तो उसका क्या हो जा रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम म्यूटेज। अब इस 2 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन होता है किस पे, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एनोलेज। यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट हो गया किस पे, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। यहाँ पे अब तक क्या है, फॉस्फेट है, क्या कहते हैं इसको, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पीईपी शॉर्ट फॉर्म में है, इस एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये लास्ट स्टेप है इस फेज का, दैट इज PEP2 कन्वर्ट होता है किस पे, पायरुविक एसिड पे, जो हमें अल्टीमेटली इसका एंड प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में एक फॉस्फेट ग्रुप है, उस फॉस्फेट का यूज हो जाता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होता है, और हमें एक और ATP मिल जाता है ना। तो यहाँ पे हमें कितने ATP मिल गए, 2 ATP मिल गए, एक आपका 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में या ग्लिसरिक एसिड में इस स्टेप में, और एक जो आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 2 पाइरुवेट में हमें एक ATP मिल जाता है। तो एक फेज में हमें कितना मिल गया, 2 ATP मिल गया। फिर से हमने जो कहा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या होगा, कन्वर्ट होगा फिर इसमें, इसका आइसोमराइजेशन होने के बाद, और फिर से नेक्स्ट स्टेप इसका सेकेंड फेज फिर से चलेगा, और फिर से 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक ATP और यहाँ पे एक ATP। तो हमें कितना ATP मिला, हमने खर्च कितना किया भाई, 2 ATP खर्च किया,
और हमने मिला कितना, -2 एटीपी, और मिला कितना हमें, 4 एटीपी मिला। नेट गेन ऑफ एटीपी कितना मिलता है, तो हमें 2 एटीपी मिलता है। तो नेट गेन ऑफ एटीपी इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हमें कितना मिलता है, तो 2 एटीपी मिलता है। बट हमने कहा कि यहाँ पे NAD रिड्यूस होता है, ये चेक फॉर्म में होता है, ये लास्ट स्टेप में हमें 3 एटीपी देगा इन द लास्ट फेज ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। तो यहाँ पे 3 एटीपी मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD बनता है तो 3 एटीपी मिलेगा। तो 3 एटीपी एक में मिल गया, 2 में कितना मिलेगा, 6 एटीपी मिल जाएगा, 2 में 6 एटीपी मिल जाएगा। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 एटीपी। ग्रॉस में कितना मिलता है, 8 एटीपी मिलता है। लेकिन ये जो 2 NAD है कोफैक्टर्स, इसको ट्रांसफर करने में, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करने में 2 एटीपी खर्च हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका कहां पे हुआ, हमने शुरू में कहा साइटोसॉल में होता है, साइटोसॉल में, और साइटोसॉल से ये कहां जाता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए 2 एटीपी, ये जो आपका है NAD रिड्यूस्ड हुआ जो NADH+H+, ये आपका कहां पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो वहां पे 2 एटीपी यूज हो जाता है। तो कितना मिलता है भाई, 6 एटीपी मिलता है। टोटल कितना मिलता है, 6 एटीपी मिलता है। तो हम लोग कहते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो 36 एटीपी बनते हैं। 38 बनते हैं, बट 2 यूटिलाइज हो जाता है किसमें, ये NADH+H+ को ट्रांसफर करने में माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो ये हमें मिल गया कितना, अगर नेट गेन की बात करें तो 2 एटीपी, ग्रॉस की बात करें तो 6 एटीपी हमें मिलता है। बनता 8 एटीपी है, बट 2 एटीपी फिर से यूटिलाइज हो जाता है इसको ट्रांसफर करने में। ओके, आई होप क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही होता है। अब कहोगे कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो भाई ये NAD का क्या होता है, NADH+ का क्या होता है। तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसका क्या होता है देख लेते हैं। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होगा भाई, यहां पे हमने कहा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड से इसका क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन होता है किसमें, एसिड में होता है। और क्या बन जाता है भाई, पायरुविक एसिड बनता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हो जाएगा। सब्सट्रेट का क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे रिडक्शन भी होगा। यहाँ पे NAD का क्या हुआ भाई, NAD का रिडक्शन हो गया, किसमें हो गया, NADH+H+ में, NADH+H+ में कन्वर्ट हुआ, यानी रिडॉक्स रिडक्शन यहाँ पे हुआ। ये पायरुविक एसिड का कन्वर्ट होता है किस पे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट, या ग्लिसरॉल्डिहाइड या कह सकते हैं एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और ये एसिटल्डिहाइड अल्टीमेटली एथेनॉल बनाता है, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल, जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जैसे कि आपका फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, जो ईस्ट में या कुछ बैक्टीरिया में होता है, वो एनारोबिक प्रोसेस है। हमने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसलिए ये NADH+H+ का यहाँ पे इस तरह से क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका रिडक्शन हुआ। पहले हमने जो ये देखा, ये प्रोसेस पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। इसके बाद अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये एसिटल्डिहाइड एंड देन अल्कोहल इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, और ये एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड से इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस NADH का क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में यहाँ पे सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और NADH+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट का रिडक्शन हो रहा है और NADH+H+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है NAD+ बनने में। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से होता है। और अगर ऐसा हो तो हमें केवल और केवल 2 ही ATP मिलेगा इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ये प्रोसेस, ये रिडक्शन जो हुआ इसका फिर से ऑक्सीडेशन अगर होता है तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तभी इसका जो है बाकी और ATP का गेन होता है, बट बिना माइटोकॉन्ड्रिया से इसका ATP का बर्थ
नहीं होता है। हमने कहा कि एक NADH प्लस H प्लस 3 ATP बर्थ करता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोसेस आपका ऑक्सीजोम में ही होगा, F1 F0 पार्टिकल में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इन केस ऑफ ईस्ट या कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। और इसलिए जो है ये प्रोसेस ही केवल होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद जो ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पर ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या करेगा, पहले गेटवे रिएक्शन करेगा, फिर क्रेब्स साइकिल जो हमने कहा, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड देन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। और अल्टीमेटली यहाँ पे ऑक्सीजोम होगा, इस ऑक्सीजोम में जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा, जहां पे ATP का बर्थ होगा इस NADH प्लस H प्लस से। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये नेक्स्ट प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। तो इस वीडियो से कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हमने कहा कि द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, तो कितना होगा भाई नेट गेन, तो केवल और केवल 2 ही ATP बनेगा। नेट गेन कितना होगा, इन केस तुरंत जो हमें केस फॉर्म में मिलेगा तो कितना ATP मिलेगा, 2 ATP मिलेगा। और हमने कहा कि और NAD अगर रिड्यूस हुआ है जो उसका अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएगा वो, तो कितना ATP और देगा, 6 ATP और देगा। बट नेट गेन की बात है तो कितना होगा, 2 ATP होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू प्लांट्स, ये गलत है, ये नहीं, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करता है। इट लिबरेट्स एनर्जी, बिल्कुल ये एनर्जी लिबरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होते हैं भाई, तो इन प्रोडक्ट हमने देखा भाई सिट्रिक एसिड है तो नहीं है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है नहीं है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है नहीं है, पायरुविक एसिड है, यस पायरुविक एसिड। हमने कहा कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में जो 3 कार्बन कंपाउंड है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेल इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन सेल, तो क्या होगा, राइबोसोम नहीं है, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया, यस माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। हमने कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जिस तरह प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, इसलिए उसमें केवल और केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप जो है जैसे क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है बिकॉज दैट इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रेब्स साइकिल्स या TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, एक ही नाम है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, थैंक यू।